फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर और शुरुआत करेंगे हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर्स लाइव की। हमारे इस खास बुलेटिन में शहर शहर से हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़े तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे जानकारी लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले रुख करेंगे हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर का, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा, आपके पास आएंगे हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरें जिससे दर्शकों को आप रूबरू कराएंगी। देखिए, जिस तरीके से 1 अप्रैल को पंजाब बीजेपी मुख्यालय जो कि सेक्टर 37 चंडीगढ़ में पड़ता है, वहां पर ग्रेनेड हमला हुआ और 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो 2 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, इसके अलावा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की अगर बात करें, लगातार उनकी तरफ से छानबीन की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा एनआईए, केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार छापेमारी कर रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसकी तह तक जाया जाए। लेकिन अभी तक देखिए, पहचान जरूर हो चुकी है दोनों आरोपियों की और दोनों आरोपियों के परिवार से भी पूछताछ यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है। पंजाब पुलिस, जो लोकल पुलिस है, उन्होंने अलग पूछताछ की, चंडीगढ़ की पुलिस की तरफ से अलग से पूछताछ की गई, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम से अलग से पूछताछ की गई। लेकिन अभी तक जो है दोनों आरोपियों का फिलहाल सुराग नहीं मिल पाया है। एक महिला को डिटेन यहां पर बीती रात किया गया है और बताया जा रहा है कि वो उन दोनों आरोपियों में से एक की महिला मित्र थी और पूरी कोशिश यहां पर पुलिस की है कि किसी तरीके से इन आरोपियों तक पहुंचा जाए। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिली है, एज पर सोर्स की अगर बात करें, जो ग्रेनेड देखिए बीजेपी मुख्यालय में टारगेट किया गया था कि मुख्यालय के भीतर फेंका जाए, लेकिन वो दीवार पे लगा ग्रेनेड, वो ग्रेनेड पाकिस्तान में बना हुआ है। अभी तक वो जानकारी मिल पाई है। तो ऐसे में जो पुलिस है, लगातार जो है धरपकड़ यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन जो आरोपी हैं उनके परिवारों को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ यहाँ पर जारी है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल पंजाब पुलिस पर भी और साथ ही साथ चंडीगढ़ पुलिस पर भी कि किस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पर लगातार चरमराती जा रही है। चाहे पंजाब की बात करें या सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की बात करें, लगातार यहाँ पर वारदातें देखने को मिल रही हैं और गैंगस्टर वॉर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो गैंगस्टर हैं कई बड़ी घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, चाहे खालिस्तानी संगठन हो, इसके पीछे भी उनका हाथ बताया जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है और अब जो है जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये है कि चंडीगढ़ पुलिस और जो पंजाब पुलिस है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, उनके बीच देखिए तालमेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो दोनों आरोपी हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं, मोरिंडा के पास के गांव के दोनों ही आरोपी रहने वाले हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस का सहयोग चंडीगढ़ पुलिस को लेना पड़ता है। लेकिन फिलहाल दोनों ही, चाहे चंडीगढ़ की बात करें या पंजाब की, आपसी तालमेल दोनों पुलिस में नहीं हो रही है। इससे पहले भी कई वारदातें चंडीगढ़ में हुई और उन वारदाताओं को भी अंजाम उन लोगों ने दिया जो कि पंजाब के निवासी हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से उन्हें पहले अरेस्ट किया गया और किरकिरी यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस की हुई। और यही वजह है कि लगातार जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए टीम के बीच में, वो देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार की तरफ से ली जा रही है। लेकिन देखना ये है, 3 दिन बीत चुके हैं और कितने दिन लगते हैं आरोपियों की पकड़ करने में और उन्हें गिरफ्तार करने में, क्योंकि जब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा तो ही पता चल पाएगा कि आखिरकार उन्होंने ग्रेनेड हमला किस मंशा से किया था। क्या उनकी मंशा थी, क्या वो किसी बीजेपी लीडर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे या वो महज डराना चाहते थे। तो ये जब उनकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पंजाब के हालात देखिए ठीक नहीं हैं। पंजाब के अमृतसर में भी 29 मार्च को पुलिस चौकी में जिस तरीके से ग्रेनेड हमला हुआ, उसी की तार जोड़ने की पुलिस कहीं ना कोशिश कर रही है कि क्या इसके तार चंडीगढ़ में जो बीजेपी मुख्यालय में हुआ है हमला, उसके साथ जो तार है वो जुड़ते हैं या नहीं। इन सब के बीच चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ बीजेपी का भी मुख्यालय है सेक्टर 33 में, उसकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है ताकि बीजेपी जो नेता हैं वहां पर जो बैठकें होती हैं या आरएसएस के नेता वहां पर आते हैं। सौदान सिंह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आरएसएस के बड़े नेता हैं, वो चंडीगढ़ बीजेपी कमलम में ही रहते हैं। ऐसे में वहां की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है, पुख्ता इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर
कि अभी तक क्या वजह है कि पुलिस जो है इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, देखिए आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा। ईशा, राघव चड्ढा वाली खबर पर लौटेंगे, लेकिन जरा इस खबर पर एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे। जो विस्फोटक जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ग्रेनाइट पाकिस्तान में बना हुआ है, फिर चाहे पंजाब पुलिस हो या चंडीगढ़ पुलिस हो, सवाल तो दोनों पर ही बड़े उठ रहे हैं कि विस्फोटक सामग्रियां न केवल प्रदेश में एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा पा रहे हैं अपराधी, बल्कि पाकिस्तान से बनाकर इसको लाया जा रहा है। तो सुरक्षा फिर चाहे कितनी भी पुख्ता कर दी जाए, बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस घटना से पहले भी तो सुरक्षा थी ना, क्या हुआ उसका? ऐसे में राजनीति इसके इर्द गिर्द कैसे गरमा रही है? मान सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है कि घटना चंडीगढ़ में हुई है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, सीधा ये केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है अगर कोई घटना घटित हो जाती है। लेकिन पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि पंजाब में सत्ता में है, वो देखिए पल्ला इस तरीके से झाड़ नहीं सकती है, क्योंकि दोनों जो आरोपी हैं वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे ज्यादा जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पंजाब की, वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान से जो सटा है, पंजाब के जो गांव सटे हैं, जो जिले वहां पर सटे हुए हैं, चाहे अमृतसर की बात करें, फिरोजपुर की, गुरदासपुर की, पठानकोट की बात करें, ये वो इलाके हैं जो सटे हुए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से। और वहीं से, बॉर्डर से ही जो है ड्रोन के माध्यम से ये जो हथियार हैं वो फेंके जाते हैं या फिर ड्रग्स फेंके जाते हैं। लेकिन अभी तक जो है इस पर लगाम नहीं लगाया गया है। दायरा देखिए बीएसएफ को दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, 50 किलोमीटर का जो दायरा है अब बीएसएफ के अधीन आता है। लेकिन तालमेल फिर भी देखने को नहीं मिल रही है पंजाब पुलिस और बीएसएफ के बीच में। और ड्रोन के माध्यम से जो हथियार हैं वो पंजाब के रास्ते दूसरे राज्यों तक भी भेजे जा रहे हैं, ताकि पूरे देश भर में, पंजाब के साथ साथ पूरे देश भर में अशांति फैलाई जा सके। विडंबना है ये, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि बेहतर समन्वय न स्थापित कर पाने के कारण न केवल पंजाब, चंडीगढ़, बल्कि पूरा देश असुरक्षित है। पूरे देश की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से ग्रेनेड या कोई अन्य विस्फोटक अगर बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब पहुंच रहे हैं, चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, तो देश के अन्य राज्यों में भी पहुंच सकते हैं। देश की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राजनीति को इससे ऊपर रखा जा रहा है, छुटपुट तनाव को इससे ऊपर रखा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे राघव चड्ढा के मामले का। लगातार ये मामला भी सोशल मीडिया पर भी तूल पकड़ रहा है। राघव चड्ढा ने भी खुद को बहुत बड़ा बवंडर बता दिया है, ये कहते हुए कि सैलाब की तरह आऊंगा। अब इस प्रकरण में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पंजाब से राज्यसभा की 7 सीटें हैं और सातों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनकर उभरी थी। 90 से ज़्यादा सीटें यहां पर आई थी आम आदमी पार्टी के खाते में। और यही वजह है कि 92 सीटों के साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने राज्यसभा सांसद बनाए थे। लेकिन इसमें देखिए कहीं ना कहीं अब खटास जो है देखने को मिल रही है। राघव चड्ढा, जिनका अहम रोल था 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में, वो ही तय करते थे कि किसको उम्मीदवार यहां पर बनाया जाएगा, किसके पास क्या महकमा होगा, क्या घोषणाएं यहां पर की जाएगी, ये सब राघव चड्ढा से पूछा जाता था। लेकिन जब से उनकी शादी हुई है उसके बाद से उन्होंने दूरी बना ली थी पार्टी गतिविधियों से। और यही वजह है कि ये रास नहीं आई, खासतौर से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को। और उनका कहना है कि यहाँ पर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी कहना है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो राघव चड्ढा की तरफ से नहीं उठाए गए। वो बिल्कुल अभी राघव चड्ढा जो है दबाव में हैं। और उनका ये भी आरोप है कि क्योंकि राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देखिए जनता को भी पता है कि एयरपोर्ट में किस तरीके से वहां पर चाहे चाय की बात करें, समोसे की बात करें, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि बहुत महंगे रेट में मिलते हैं, तो तंज उन पे कसा गया है कि उन्हें राज्यसभा सांसद इसलिए नहीं बनाया गया था, वहां पर उपनेता का पद इसलिए नहीं दिया गया था कि वो समोसे की बात करे। वहां पर देखिए राघव चड्ढा की राजनीति बीते कुछ महीनों से, बीते कुछ समय से कुछ इस तरीके की नजर आई कि वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुद्दे और उनकी
प्राथमिकताओं को बहुत सीरियसली नहीं उठा रहे। उनकी जो हार्डकोर राजनीति है, उनका जो एजेंडा है, उसको पुश करते हुए वो नजर नहीं आए। यही कारण बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की नाराजगी के पीछे भी। बहरहाल राघव चड्ढा ने अब तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिए हैं, ये कहते हुए कि मुझे चुप कराया जा रहा है। देखना होगा कि अब ये सियासी ताना बाना किस तरीके से किस ओर जाता है। खबरें ये भी हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्योंकि राजनीति है, यहां कुछ भी कभी भी पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ईशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे। अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजहर हुसैन का, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजहर, मैं देख पा रही हूं कि छाते पकड़े आप स्क्रीन पर खड़े हैं हमारे। क्या मौसम की तरफ से क्या खबरें हैं, क्योंकि लगातार खबर ये सामने आई कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी क्या ऐसा ही हाल बना हुआ है, और इसके अलावा प्रदेश की तमाम बड़ी खबर? देखिए, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से ये बात करें। जिस तरीके से पहले ही मौसम विभाग ने जो है प्रिडिक्ट किया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरिबी हवाओं का जो प्रकोप है वो बढ़ सकता है, और उसके पेश नजर जो है 3 से 4 तक यानी कल से और आज तक जो है तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिशें, और इसके साथ साथ जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो सकती है। लेकिन उसके बाद में जब हमने देखा कि बीते दिन से ही लगातार मैदानी इलाकों में जम के बारिशें हो रही है और ऊपरी इलाके में जो है बर्फबारी हो रही है, और इसी के पेश नजर जो है मगर रोड की अगर हम बात करें तो मगर रोड में भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, और इसी तरीके से साउथ कश्मीर के सिंथन टॉप में भी बर्फबारी हुई है। दोनों जो है नेशनल हाईवे फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दी गई है, और जो प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का काम भी यहाँ पे लगातार जारी है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से प्रिडिक्ट किया है कि इस प्रकार का जो मौसम है तकरीबन 10 अप्रैल तक रहेगा, और बीच में कहीं एक बार जो है मौसम में बेहतरी देखने को मिल पाएगी। लेकिन आज से जो है तेज हवाओं का प्रकोप जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी खबर जो है, बहुत ही दुखद वाली खबर जो है, वो जम्मू के उधमपुर से आ रही है, और यहाँ पे जो है आसमानी बिजली यानी थंडर स्टॉर्म की वजह से एक जो बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल बताई जा रही है और जिसका नाम पुष्पा देवी बताई जा रही है, और इसकी यहाँ पे मृत्यु हुई है आसमानी बिजली गिरने की वजह से। और अन्य एक जो व्यक्ति है वो भी घायल हुआ है। हालांकि उसको आनंद फानंद फिर हॉस्टल पहुंचाया गया है, जहां पे उसका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन उसके पेश नजर तकरीबन 20 के करीब जो मवेशी है, जिसमें बकरे और बाकी चीजें जो है वो भी यहाँ पे जो है उनकी भी मौत वाक़ा हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पहले ही प्रशासन ने या मौसम विभाग ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था या एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि इन इलाकों में पर्टिकुलरली पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में आसमानी बिजली जो है वो गिर सकती है, या लैंडस्लाइड के जो वाक़ात है वो भी रोनमा हो सकते हैं। तो इसलिए पहले ही प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की गई है। इधर जो है जम्मू के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से भी एडवाइजरी जारी की गई, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आज दिन जो है स्कूलों की छुट्टी घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं मौसम की मार की वजह से आम जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जम्मू क्षेत्र में भी जो है माफ कीजिएगा, जम्मू क्षेत्र में भी बारिशें हुई है, और इसी प्रकार से जो है कश्मीर घाटी में बीते दिन से ही जम के बारिशें और बर्फबारी ऊपरी इलाके में बर्फबारी देखने को मिल पा रही है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन का जो दूसरा फेज यानी सेकंड फेज चल रहा है, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई एक बिल जो है प्राइवेट बिल मूवमेंट जो है मोशन जो है वो पेश किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले जो जाफरान है यानी केसर की खेती में पानी की किल्लत के हवाले से बिल पेश की जाएगी, और दूसरी जानिब जो एजुकेशन मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर सकीना आयतू की जानिब से एक बिल जो है पेश की गई थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हवाले से, उस पर भी आज जो है सुनवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट मोशन बिल्स के हवाले से कई 3 से 4 जो विधायक है वो आज ये पेश रखेंगे, और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स में जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, इस बिल को भी आज पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार सरकार की ओर से जो घोषणा की गई थी, जो सरकार की जानिब से जो मैनिफेस्टो में भी कहा था कि 200 यूनिट बिजली जो है वो दी जाएगी, लेकिन इसके पेश नजर आज JERC यानी ज्वाइंट इलेक्ट्रिक
रेगुलेटरी जो कमीशन है उनकी जानिब से आज नोटिफिकेशन जारी की गई है कि बीपीएल कस्टमर्स के लिए जो है 30 यूनिट्स बिजली जो है वो फ्री की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सवाल भी है सरकार को कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट्स बिजली फ्री रखने की बात की जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब से जो 30 यूनिट्स जो बिजली की फ्री जो यहाँ पे घोषणा की गई है, इस पे भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो सार्फिन होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, उनको एक प्रमाण पत्र यानी जो बीपीएल की सर्टिफिकेट है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे किसी अदारे का जो है सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके वो डिपार्टमेंट को पेश की जाएगी और हर महीने उसको जो है 30 यूनिट जो बिजली है वो फ्री की जाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं ये राहत का जो सांस है वो बीपीएल कस्टमर्स को है, लेकिन यहाँ पे सवाल एक बार फिर जिस तरीके से उमर सरकार ने जो पहले ही वादे किए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री का मसला है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख पाएगा। इसलिए अगर हम खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार गांधरबल इनकाउंटर के ऊपर जो है एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी की गई थी, मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी जो है वो जारी की गई थी और इसी के पेश नजर जो है अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है, क्या वाकई तौर पे जिस व्यक्ति को मारा गया क्या वो मिलिटेंट था या वो निर्दोष था, इस पे अभी जो है जांच होनी बाकी है और सबकी नजरें जो है इस निष्पक्ष जो जांच होने जा रही है इसके ऊपर भी दिख पा रही है। जी, इस सबके बीच बताया ये भी जा रहा है कि एलजी ने इसके जांच के आदेश दिए हैं और अन्य राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं। अजहर, इस तरीके की घटना जब जम्मू कश्मीर में पहले होती थी या कभी भी, चाहे सेना को लेकर किसी तरीके की गलतफहमी हो या फिर कोई अन्य घटना इस तरीके की, तो स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिलता था। क्या गांधरबल की इस घटना के बाद वहां के स्थानीय लोग सेना से रुष्ट नजर आ रहे हैं? किस तरीके का माहौल वहां गांव में या उस इलाके में बना हुआ है? देखिए, थोड़ा सा मैं ये पीछे ले जाना चाहता हूं। 2019 से पहले जब कहीं पे भी कोई भी इनकाउंटर होता था या एंटी टेरर ऑपरेशंस होते थे तो उस इलाके में सबसे पहले जो है बंद का आह्वान रहता था और उसके बाद में कई दिनों तक जो है स्कूलें बंद या मार्केट जो है वो बंद रहती थी और दूसरी जानिब से पत्थरबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार दिख पा रहा था, क्योंकि उस समय जो है 2019 की पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन अब की बात जब ये इनकाउंटर हुआ, हालांकि हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से लगातार सिक्योरिटी या यूं कहेंगे कि सेना की जानिब से एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, चाहे पीर पंचाल के रेंजेस के हवाले से बात करें या इंटीरियर एरियाज की बात करें। जो सबसे पहले लक्ष्य रहता है, क्योंकि ऑपरेशन का जो सबसे पहला लक्ष्य यही रहता है कि कोई सिविल डैमेज ना हो जाए। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में जब उनके परिजनों ने ये जो है आरोप लगाया कि ये जो व्यक्ति है ये एक सिविल है, ये एक प्राइवेट जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, और उसके बाद में जब ये मुद्दा जो है जब ये सवाल जब एलजी मनोज सिन्हा के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत उसी समय जो है मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी की जो है नोटिफिकेशन जारी की है, उसके ऑर्डर्स इजरा किए हैं और 7 दिन के अंदर अंदर इस रिपोर्ट को सबमिट करने की बात की गई है। हालांकि लोगों की जानिब से वहां कोई आक्रोश नहीं है, कोई बंद का आह्वान नहीं है, अलबत्ता इतना भरोसा है कि एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर या पुलिस या प्रशासन के ऊपर, और उससे बड़ी बात सेना के ऊपर कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। अगर वाकई तौर पे इसमें कोई मुलविस होगा या सेना की जानिब से इसमें कहीं पे भी कोई भी गलती होगी तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही इस मुद्दे पे कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल अजहर, और कहीं ना कहीं ये एक सुखद तस्वीर है जम्मू कश्मीर में के हर इलाके की बात यहाँ करेंगे, केवल वही इलाका नहीं। ये जो बदलाव हुआ है, ये जो तस्वीर है, ये सुखद है। ये तस्वीर जो 2019 के बाद अब देखने को मिला है, परिस्थितियां बदली हैं और लोगों का भरोसा सेना पर, सरकार पर लौटा है, बढ़ा है। इस सबके बीच ये मामला जरूर गंभीर है और इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं और उम्मीद है कि जांच निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शी हो। फिर क्या कुछ होगा इसमें वो देखने वाली बात होगी, उस पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे रिपोर्टर्स लाइव में। अब नरेश के पास चलते हैं। आगरा से हमारे सहयोगी नरेश धाकरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, ताज नगरी की तमाम बड़ी खबर क्या है? अगर आगरा की बात की जाए तो मौसम के हवाले से तो आगरा में देर रात कहीं न कहीं तेज आंधी और बारिश और ओलावृष्टि हुई है, तो उसके बाद कहीं न कहीं जो आगरा में मौसम लगातार बदला हुआ है। और ऐसे में अगर कहा जाए तो जिस तरीके से जो ओलावृष्टि हुई है, कहीं न कहीं जो आंधी देर रात जो देखने को मिली है, उसके बाद कहीं न कहीं भारी नुकसान लोगों का हुआ है। कई पेड़ वहां पर टूटे पड़े हैं, जो लाइट के जो खंभे हैं वो टूटे हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि जिस तरीके से जो मौसम बदला है, मैदानी इलाकों में जो बारिश हुई है और जो ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं जो किसान
किसान हैं वो लगातार चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस समय पर जो गेहूं की फसल है वो लगातार खेतों में खड़ी हुई है, और ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनका भारी नुकसान होगा। और यही देखने को मिल रहा है कि देर रात आगरा में लगातार जिस तरीके से मौसम बदला है और ओलावृष्टि हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो लोगों का जो नुकसान है वो हुआ है। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से देर रात जो ओलावृष्टि और जो आंधी हुई है, इसमें आपको बताना चले कि कई मकान गिरे हैं। आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक हादसा हुआ जिसमें तकरीबन आधा दर्जन के लमसम जो लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। जगह जगह पर कहीं ना कहीं इस बारिश और जो आंधी आई है उससे कहीं ना कहीं नुकसान की जो लगातार देखा जा रहा है। उसमें अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन जो है वो लगातार लोगों से एडवाइजरी जारी करते हुए अपील कर रहा है, क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली गिरने का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लोगों से अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस समय पर यदि बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, मौसम खराब होता है, तो आप लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि ऐसे समय पर खासकर ये देखा जाता है कि जब बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तो आकाशीय बिजली गिरने से लगातार जो मौतें हैं वो हो जाती है, लोगों का भारी नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं आगरा में लगातार जो देर रात ओलावृष्टि और बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो नुकसान है वो हुआ है। तीसरी बड़ी खबर की आगरा की बात की जाए तो आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली का जो आयोजन है वो लगातार चल रहा है, और इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आर्मी के जो जवान है उनकी लगातार भर्ती की जा रही है। और इस भर्ती में तकरीबन 11 जिलों के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये जो रैली भर्ती है आर्मी के जवानों की वो आगरा में के एकलव्य स्टेडियम में चल रही है। और अगर बात की जाए तो जो फर्जी जो अभ्यर्थी होते हैं उनको लेकर की भी कहीं ना कहीं जो आर्मी है और जो लोकल पुलिस है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, और लगातार जो भर्ती प्रक्रिया है उसे सही तरीके से कराने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर चौथी बड़ी खबर की आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में लगातार कई सड़क हादसे ऐसे हुए हैं जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अगर कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो जिस तरीके से जो सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसों को रोकने के लिए जो प्रशासन है वो लगातार लोगों से अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगर ड्राइविंग करते हैं तो सही तरीके से ड्राइविंग करिए, जिससे कि आप लोग सुरक्षित अपने स्थानों तक पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से जो सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। सवाल आगरा मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला है, जो आंधियां उठी उन्होंने केवल पेड़ों के जड़ नहीं उखाड़े हैं, लोगों के घर और छत भी उजाड़े हैं, और लगातार प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। यहां बताते चले कि केवल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी मौसम ने अचानक करवट बदली और कई जगहों पर भारी बर्फबारी दर्ज की गई। फिर चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, और इसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। नरेश, आगरा में निश्चित किसानों के फसलों का भी नुकसान हुआ होगा, ऐसे में क्या वहां पर जो कृषि विभाग है इसका संज्ञान लेते हुए नजर आ रहा है? लोगों के मुआवजे के ऐलान को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से तो निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके आंकलन के लिए, नुकसान के आंकलन के लिए क्या टीमें गठित की गई है? इस दिशा से कोई खबर सामने आई है? देखिए शिवानी, अगर बिल्कुल बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से लगातार जो बारिश और ओलावृष्टि होती है उससे कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का आगरा के अधिकारियों के साथ साथ सभी जिले के अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश होता है कि यदि बारिश के समय पर, ओलावृष्टि के समय पर अगर किसानों की फसलें बर्बाद होती है, अगर उनका नुकसान होता है तो उनका मुआवजा उन्हें दिया जाए। और इसका कहीं ना कहीं असर भी लगातार देखा जाता है कि जिस तरीके से जो ओलावृष्टि हुई है इसको लेकर के जो अधिकारी हैं वो लगातार संज्ञान लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जिस तरीके पे जो किसानों की अगर फसलें बर्बाद होगी, अब उनका जो आकलन नुकसान जो होगा उसका आकलन कराया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं उन किसानों को मुआवजा देने का भी काम होगा। लेकिन अगर शिवानी अगर कहा जाए तो मुआवजे से किसान की हम लोग भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो किसान होता है वो लगातार साल भर खेतों में मेहनत करने के बाद उस फसल को तैयार करता है, और अचानक से जब मौसम बिगड़ता है तो उस किसान की 2 साल भर की जो कमाई होती है वो अचानक से चौपट हो जाती है। हालांकि सरकार सहयोग जरूर कर रही है, लेकिन किसान भी ये उम्मीद लगाते हैं कि जिस समय पर उनकी जो फसलें हैं, संवेदना और सहूलियत जरूर है ये मुआवजे, लेकिन भरपाई तो नुकसान की नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से किसान मेहनत करते हैं और फिर इस तरीके से मौसम का अचानक करवट बदलना और सब कुछ तबाह हो जाना बेहद दुखद है। हालांकि ये मौसम है, पर्यावरण है, इस पर नियंत्रण नहीं है। उम्मीद ये रहेगी कि जल्द हालात सुधरे और किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया